नमस्ते मित्रों। पिछला वीडियो मैंने राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन से कुछ प्रश्न आप सभी को प्रेषित किया था। फिर आज दूसरा वीडियो सामान्य अध्ययन से आप लोगों तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता हेतु परीक्षा आयोजित होनी है, उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न आते हैं, उसी को आधार मान करके मैं आप सभी के पास सामान्य ज्ञान से, सामान्य अध्ययन से कुछ प्रश्न आप सभी तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो लीजिए मित्रों, शुरू करता हूं मैं। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसके लिए चार विकल्प हैं। एम.एन. राय, दूसरा विकल्प है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है एनी बेसेंट और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसके लिए चार विकल्प है। एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, एम.एन. राय। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 ईस्वी में पहली बार एम.एन. राय ने ही प्रस्तुत किया था। एम.एन. राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो पहला प्रश्न था जिसका उत्तर होगा एम.एन. राय कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में एम.एन. राय ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच। दूसरा है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 ईस्वी के। तीसरा है कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक। और चौथा विकल्प है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करना था। तो इसमें आपका दूसरा वाला जो विकल्प है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 जो विकल्प में दिया है, वह सुमेलित नहीं है, क्योंकि कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था 1750 से 1752 में नहीं बल्कि 1749 से 1754 के मध्य लड़ा गया था, मध्य हुआ था। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सही है 1746 से 1748। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 विकल्प में दिया गया है, यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है। इसका सही होगा 1749 से 1754 के बीच। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 के बीच और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। तो ये इसका सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित नहीं है, आपको ढूंढना था, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 जो दिया है वह गलत है, वह सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। चलिए तीसरा प्रश्न है कि लीलावती के लेखक थे, लीलावती नामक पुस्तक थी, उसके लेखक कौन है? इसके लिए चार विकल्प दिया है। महावीराचार्य, हेमंताचार्य और भास्कराचार्य, अकालकाचार्य। लीलावती के लेखक थे, चार विकल्प है। महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है, भास्कराचार्य। यानी लीलावती के लेखक जो है भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती एक सुव्यवस्थित प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। आचार्य ने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना 1071 ईस्वी में की थी। लीलावती संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। यह पुस्तक उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर इसका नाम लीलावती रखा था। तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। चलिए अगला प्रश्न, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था?
प्रश्न है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? विकल्प है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद और शिशुनाग। इन चारों में से कौन ऐसा था जिसने वाराणसी को अपना द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसका पहला विकल्प जो अजातशत्रु है वही सही है कि वाराणसी को अजातशत्रु ने अपना द्वितीय राजधानी बनाया था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी और अपनी द्वितीय राजधानी वाराणसी को बनाया था। अपने पिता के समान ही उसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और साम्राज्य की सीमाओं को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उसी ने की थी। आए समझ में? तो अगला प्रश्न मित्रों, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसके लिए 4 विकल्प है कि महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी तथा अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कि उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी तथा अन्य स्थानों के किसानों द्वारा एका आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन एका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में कुछ जमींदार भी शामिल थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। एका आंदोलन के मुख्य नेता मदारी पासी और सहदेव जी थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसके लिए 4 विकल्प है कि जैतापुर महाराष्ट्र में, मीठी बिंडी गुजरात में, हरिपुर हरियाणा में, कोबड्डा आंध्र प्रदेश में। तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। तो इसमें चौथा वाला जो विकल्प है कि हरिपुर हरियाणा, यह सही सुमेलित नहीं है। यही सी वाला विकल्प आपका सही होगा क्योंकि हरिपुर हरियाणा में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला परमाणु संयंत्र है। तो इसमें सी वाला विकल्प हरिपुर हरियाणा जो दिया है सुमेलित किया है, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप और परासल द्वीप। तो इसमें बी वाला विकल्प सही है, सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप जो है अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। सेंट मार्टिन द्वीप उत्तर पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है। इस द्वीप को नवंबर 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। द्वीप का दक्षिणी हिस्सा अपने तटीय लैगून और लवण पटल के संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? इसके लिए 4 विकल्प है, तापी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी। तो इसका सही विकल्प है ताप्ती। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली पश्चिम भारत की नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में मूलताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। यह भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं एवं एस्चुरी बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या रूस के संविधान से। 4 विकल्प हैं कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या रूस के संविधान से। तो इसमें पहला वाला ए वाला जो विकल्प है यूएसए के संविधान से, यह सही है। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान में
सम्मिलित की गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा या संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही विकल्प होगा डी वाला कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका डी वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51। तो इसका बी वाला विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए निर्देशित किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में एक नया खंड 9वां खंड जोड़ा गया, जिसे पंचायतें के नाम से उल्लिखित कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? इसके लिए 4 विकल्प है: पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकिकी और वायरस विज्ञान। तो इसका सी वाला विकल्प जनांकिकी जो है वही सही है, क्योंकि जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है। जनांकिकी का अंग्रेजी उच्चारण डेमोग्राफी होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी लेखक अस्लिले गुहलार्ड ने 1855 में किया था। ठीक है, तो जनांकिकी इसका सही विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं: 130, 120, 110 और 100। तो इसका जो है डी वाला विकल्प सही है, 100वां रैंक पर रखा गया है। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को 100वें स्थान पर रखा गया है। कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 को विश्व बैंक द्वारा जारी कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत ने लंबी छलांग लगाई और 63वें स्थान पर पहुंच गया। 31 अक्टूबर 2017 में भारत को कारोबार सुगमता रिपोर्ट में 100वां स्थान पर रखा गया था। तो 2017 वाला पूछा है, 2017 में 100वें स्थान पर था, जबकि 2020 में इसी रिपोर्ट इसकी जो दूसरी रिपोर्ट 2020 में आई तो उसमें भारत 63वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? 4 विकल्प है: NK सिंह, शशिकांत दास, अशोक लबासा, YV रेड्डी। इसमें पहला विकल्प सही होगा, NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में योजना आयोग के पूर्व सदस्य NK सिंह को नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार के पूर्व सचिव शशिकांत दास और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप सिंह आयोग के अन्य सदस्य होंगे। नए वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए होंगी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है। गेहूं, मक्का, अरहर और चाय। तो इसका डी वाला विकल्प, चाय वाला विकल्प सही है, क्योंकि चाय एक उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसल के अंतर्गत तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अफीम आदि आते हैं। गेहूं रबी की फसल, मक्का जायद की फसल और अरहर एक दलहनी फसल है। ठीक है। अंतिम प्रश्न आज के लिए कि किसान दिवस मनाया जाता है कब। किसान दिवस कब मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को, 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को या 23 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर होगा 23 सितंबर को, यानी विकल्प डी इसका सही है। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने गांव और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट बनाया और किसानों के जीवन में सुधार लाने की नीतियां शुरू की थी। चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है उसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। यह वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। मैं रवीश पांडे आप लोगों के बीच समय समय पर इस तरह के सामान्य अध्ययन के प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। आज 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सब एक अक्षुण्ण भारत के संकल्पना को साकार बनाने में अपनी भूमिका निर्धारित करें, सहयोग करें और एक विकसित भारत को स्थापित करने में हम सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुनः एक बार आप सभी से अपील करता हूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फिर अगले अंक में आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा।